इस बार जब ट्रेन उस छोटे से स्टेशन पर जाकर खड़ी हुई तो देखा कि उस नीले मकान के बाग में केवल एक बालक घास पर लेटा हुआ एक विशाल कुत्ते को पकड़कर खींचा तानी करके खेल रहा है। तब क्या एक बार के लिए भी मैं लोरीन को नहीं देख पाऊंगा? मैं बहुत निराश हो रहा था। सहसा बालक चिल्लाने लगा, अम्मा अम्मा, रेलगाड़ी आई है, रेलगाड़ी। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष अग्रवाल फिर से हाजिर हूं एक और कहानी लेकर। अनकही कहानियों में हमें अपनी कहानियां भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनकही कहानियों का रिजल्ट हम जल्द ही आपसे साझा करेंगे, तो बस बने रहिए हमारे साथ और जानिए कौन कौन हमारे इस साल के विजेता होंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उनका जो हर शुक्रवार कहानी सुनने के साथ साथ हमें ईमेल या एप्पल रिव्यू के जरिए अपने खत भी भेजते हैं। इस सप्ताह शुक्रिया इंडिया से अभिन्न कर्माकर का, मिलिंद बोरकर का और साथ ही यूएस से मार्क एमरिक का। मार्क लिखते हैं, आई लव योर पॉडकास्ट। I started listening because I am just learning Hindi. Everybody should. Your stories are perfect for this, and you and your guests, with your beautiful elocution, are a gem. Thank you, Mark. This means a lot to us. बस यूं ही हमें अपना प्यार भेजते रहिए hello@piyushagarwal.com पर या Apple Podcast पर अपना रिव्यू डालिए। आज की हमारी कहानी है नीला मकान, जो कि इमैनुअल अरीन की कहानी ब्लू हाउस का हिंदी अनुवाद है। इमैनुअल अरीन फ्रांसीसी पत्रकार, नाटककार, कथाकार और गणतांत्रिक राजनीतिज्ञ थे। अरेन सफल पत्रकार थे। उन्होंने लघु कथाएं लिखी और थिएटर के लिए लिखा। अरीन कई वर्षों तक कोर्सिका के लिए डिप्टी और अपने अंतिम वर्षों में कोर्सिका के सीनियर थे। इनके बारे में और जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर जाएं। एक अरसे के बाद हम आप सबके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुवादित कहानी लाए हैं, तो इत्मीनान से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। नीला मकान, इमैनुअल अरीन। मेरे चचा जान ने अपने जीवन का यह किस्सा हम लोगों से कहा था। तुम लोग तो जानते ही हो कि रुपए कमाने के लिए मुझे फ्रांस के चारों तरफ घूमना पड़ता था। एक बार की यात्रा में मुझे दीजो जिले के पास एक निहायत छोटे से स्टेशन ब्लेजीबा जाना पड़ा। वहां एक अद्भुत सा छोटा मकान देखा। उस मकान का रंग नीला था। वर्षा और बर्फ के तूफान से नीला रंग कुछ फीका हो गया था। प्रथम बार जब मैंने उस मकान को देखा, वह कुछ करीब 40 साल पहले की बात है, रेल के डिब्बे में बैठे बैठे ही। उस समय ट्रेन उस छोटे ब्लेजीबा स्टेशन पर आकर रुकी थी। उस वक्त नीले मकान के सामने के बाग में एक बालिका गेंद से खेल रही थी। उसकी उम्र 10 साल के करीब थी। उसकी शक्ल गुलाबी रंग की थी। उसकी पोशाक पीले रंग की थी और उसके रेशमी बाल एक नीले रेशमी फीते से बंधे हुए थे। उसके सरवाग में एक प्रबल आनंद की तरंग थी। वह आनंद की मूर्ति सी ही थी। उस सुबह को मेरा चित्त ठीक नहीं था। मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा था। इसलिए बदमिजाजी से चिंता का पहाड़ लिए पेरिस शहर को लौटा जा रहा था। इस क्षण भर के चित्र ने आनंद का पलस्तर देकर मेरे मन की सारी ग्लानि पोंछ दी। उस सुबह आंखों की पलकें खोलकर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच सजे हुए बाग की बालिका की मधुरता देखकर लगा कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा कटेगा। मैंने सोचा, ऐसी जगह में जो लोग रहते हैं वे निश्चय ही सुखी हैं। ना उनको कोई चिंता है और ना कोई परेशानी। और उस आनंद की मूर्ति बालिका की सरलता देखकर मुझे ईर्ष्या होने लगी। अगर मैं उसी की तरह अपनी चिंता का बोझ उतारकर विश्व सौंदर्य की लीला के बीच अपने को डुबा पाता।
ट्रेन छूट गई। ठीक उसी समय नीले मकान की एक खिड़की खोलकर किसी ने पुकारा, लोरीन। और वह बालिका मकान के अंदर चली गई। लोरीन, यह नाम भी मुझको बहुत मीठा लगा और ट्रेन में चुपचाप बैठे बैठे मैं कल्पना की आंखों से वह लोरीन, वह गेंद, वह बाड़ा और वह नीले मकान को देखने लगा। क्रमश सब धुंधला होने लगा और फिर मकान, बाड़ा, गेंद, लोरीन सब मेरी चिंताओं में मिल गए। फिर बहुत दिनों तक उस तरफ नहीं गया। फ्रांस के उत्तर से पूर्व कभी लील और कभी नैन्सी रुपए की परेशानी से चक्कर काटते फिर रहा था। दिमाग में और किसी दूसरी चिंता का अवसर तक नहीं था। करीब 10 साल के पश्चात एक शुभ दिन मार्सेई के लिए यात्रा की। वहां का काम खत्म करके लौटते समय मेरी पुरानी स्मृति जागृत हो उठी। मैं संध्या की ट्रेन पर बैठा जिससे ब्लेजीबा स्टेशन पर ट्रेन सुबह के समय पहुंची। वही नीला मकान बिल्कुल वैसा ही है, बल्कि लगा कि रंग जरा फीका हो गया है और मानो मकान की ओर किसी का ध्यान नहीं है। पर उस बाग में एक नवयुवती बैठी हुई है, बड़ी सुंदर। उसके बाल उसके चित की तरह ही गुलाबी फीते से बंधे हुए थे। यही तो वह लोरीन है जिसे मैं जानता हूं। उसके बगल में एक नवयुवक बैठा हुआ था। सारे चित की एकाग्रता से वह लोरीन को देख रहा था। लोरीन को खुश करने के लिए वह मानो क्षण क्षण में अपने को न्योछावर कर रहा था और उन दोनों को घेर कर वही सरत हंसी और चित की शांति उसी तरह विराजमान थी। उनके उन तरुण हृदय के मिलन दृश्य को देखकर मेरा चित्त आनंद से भर उठा। जब ट्रेन खुलने की संकेत घंटी बज उठी, मैंने झट खिड़की से मुंह बाहर निकालकर हाथ और सिर हिलाकर अभिनंदन करके चिल्लाकर कहा, नमस्ते नमस्ते कुमारी लोरेन, गुड बाय। नवयुवती ने विस्मित चकित होकर मेरी ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर देखा, साथ उस युवक ने भी। फिर वे दोनों हंसते हंसते मानो एक दूसरे पर गिरने लगे। उन दोनों ने भी नमस्ते करके अपने रुमाल हिलाकर अभिवादन किया। मैंने ट्रेन की खिड़की से मुंह निकालकर झुक झुक कर सब देखा। मेरा हृदय आनंद से पूर्ण हो गया। फिर अनेक वर्ष बीत गए। मार्सेई लाइन पर कई बार आना जाना तो हुआ, पर काम की जल्दी में ऐसी ट्रेनों में आना जाना हुआ जो गहरी रात्रि में ब्लेजीबा स्टेशन पर न रुककर ही चली जाती। एक बार संध्या की ट्रेन से जाने की सुविधा हुई, वही ट्रेन जो सुबह के समय ब्लेजीबा स्टेशन पर पहुंचती थी। अब से कितने वर्ष पहले लोरीन को अपने प्रेमी के बगल में देखा था? 12 साल या शायद 15 साल, मुझे ठीक ठीक याद नहीं। इस बार जब ट्रेन उस छोटे से स्टेशन पर जाकर खड़ी हुई तो देखा कि उस नीले मकान के बाग में केवल एक बालक घास पर लेटा हुआ एक विशाल कुत्ते को पकड़कर खींचा तानी करके खेल रहा है। तब क्या एक बार के लिए भी मैं लोरीन को नहीं देख पाऊंगा? मैं बहुत निराश हो रहा था। सहसा बालक चिल्लाने लगा, अम्मा अम्मा, रेलगाड़ी आई है, रेलगाड़ी। तब एक अधेड़ महिला मकान के भीतर से निकल आई। यह वही है, अवश्य वही है। जरा मोटी, जरा काली, पर फिर भी मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। उसे देखते ही मैंने आनंद से विवल होकर सम्मान के लिए टोपी उठाकर अभिवादन किया। उसने भी अभिवादन लौटाया, पर कुछ विस्मय के साथ। वह सदा एक सी रही है, वैसी ही सुंदर, वैसी ही सरल। ट्रेन जब चलने लगी तब अपने इस आगमन को चिन्हित कर रखने के लिए मैंने एक संतरा उठाकर बालक के उद्देश्य में बारा में फेंक दिया। संतरा घास पर लुढ़क गया और उसके पीछे वह बालक और कुत्ता दौड़े। इसके बाद मेरे जीवन में ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि अब इतने सालों के बाद वह सब मानो स्वप्न सा लगता है। तुम लोग जानते हो कि व्यापार के एक काम से मुझे तुर्क जाना पड़ा था। लौटते समय जहाज समुद्र में डूब गया। तब उस मुसीबत में ब्लेजीबा स्टेशन के किनारे उस नीले मकान का स्मरण हुआ था या नहीं, तुम लोग सोच रहे हो? हां, स्मरण हुआ था। जहाज के डूबने के बाद जब मृत्यु और मुझ में केवल एक तख्ते का व्यवधान था, तब ठीक उस पहले दिन की तरह ही सब चिंताएं मेरे चित्त पर घूम रही थी। मैं तब
अपने को धिक्कार कर कह रहा था, हाय अभागे जॉन, दुनिया भर की सैर करते रहने का मजा तो चल लिया ना। अगर तुम थोड़े में संतोष कर लेना जानते तो तुम भी अपनी अपरिचित मित्र लोरीन की तरह ही शांति में रह पाते। कदाचित धूप से गर्म उस नीले मकान में ही जगह पा जाते। अब वह सब सुख की संभावना तो तुमने नहीं रखी। भाग्य से मैं उस बार बच गया। वह मानो एक दैवी घटना थी। जब जीवन से निराश होकर मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तब एक डच जहाज ने 2 दिनों के बाद मुझे समुद्र से उठा लिया। 15 या 20 दिन के बाद, ठीक स्मरण नहीं, मैं फ्रांस लौट आया। स्वदेश लौटकर ही मैं मार्साई से पेरिस शहर की ट्रेन पर सवार हुआ। यही मेरी अंतिम यात्रा थी। इस बुढ़ापे में इतनी मुसीबतों के बाद और भ्रमण की मुझे चाह नहीं थी। सुबह के समय ट्रेन उस ब्लेजिबा स्टेशन पर जा पहुंची। मेरा हृदय मानो आनंद के आवेग से फट जाने की तरह हो उठा। हृदय मानो पसली की हड्डियां तोड़ मोड़कर एक बार लोरीन को देखने के लिए निकल भागना चाहता था। अभी ट्रेन रुकेगी और फिर चल देगी। केवल एक क्षण भर का मौका है। शायद उससे अंतिम साक्षात नहीं होगा। डिब्बे से मुंह बढ़ाकर दूर से ही देख पाया। स्टेशन से लगा हुआ वह नीला मकान धूप से जगमग उसी तरह खड़ा है। सहसा धूप से उज्जवल नीले मकान को देखकर मुझे समुद्र में जहाज का डूबना और अपने जीवन और मृत्यु से संग्राम का स्मरण आया। वह आज भी इसी मकान में है, कदाचित वैसी ही शांत तथा उदासीन। मेरे जहाज के डूबने की खबर भी वह न जानती होगी। ट्रेन ठीक उस मकान के सामने जाकर खड़ी हुई। मैंने देखा, मकान के पूरब की तरफ के बरामदे में एक बूढ़ी रमणी बैठी है। उसके रुपहले केश सिर के बीच से 2 भागों में होकर फैले हैं और उसके चारों तरफ घिरकर छोटे छोटे बच्चे शोर मचा रहे हैं। यही लॉरीन है। उसे और कोई पहचान नहीं सकता, पर मैं उसे पहचानता हूं। एक क्षण के लिए भी मुझे दुविधा नहीं हुई। उसे बालिका का गेंद से खेलना, फिर यौवन का वह लीला चंचल साक्षात, फिर पत्नी और माता की मूर्ति में, और आज वह दादी है। वह पोता पोती नाती नातिन से घिरी हुई है। प्रत्येक बार भिन्न मूर्तियां उसी एक अभिन्न की। इस बार की नजदीकी मेरे चित्त को वेदना से भरने लगी। मैं और कभी इस रास्ते से नहीं आऊंगा। वह मेरा इस जन्म का अंतिम साक्षात था। मुझे बड़ी चाह होने लगी कि एक बार मैं कुछ समय के लिए बातें करके अपने 40 साल की पुरानी इस अपरिचित मित्र लोरीन से अंतिम विदा लेकर जाऊं। देव ने मेरी सहायता की। इंजन कुछ बिगड़ गया था, मरम्मत होने में घंटा भर लगेगा, तब तक स्टेशन में ही ठहरना था। इस मौके के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। हम लोगों को इस बूढ़ी उम्र में संकोच का कोई कारण भी तो नहीं था। मैं नीले मकान के फाटक की ओर चला, पर उस समय मेरे पैर थर थर कांप रहे थे। मैं कभी भी आवेग से इतना विवल नहीं हुआ था, और मैं चाहे जो कुछ भी हूं, कायर नहीं था। यह बिल्कुल सही है। तिस पर समुद्र के बीच लाइफ बेल्ट के सहारे 2 दिन और 2 रातें बिताकर मैं लौट रहा था। खैर, मैंने बुलाने का घंटा खींच ही तो दिया। एक नौकर ने आकर दरवाजा खोल दिया। मैंने उससे कहा, उस बरामदे में जो बूढ़ी मालकिन बैठी है, मैं उनसे बातें करना चाहता हूं। वह नौकर मुझे बैठक में बैठाकर मालकिन को बुलाने गया। वह आई। इतने दिनों के पश्चात आज लोरीन मेरे सामने आकर खड़ी हुई है, पर उससे कहने लायक एक भी बात मैं ढूंढ नहीं पाया। तब उसी ने मुझसे पूछा, आप से मेरा साक्षात होने का सौभाग्य कैसे हुआ महाशय? डरते डरते मैंने कहा, तुम मुझे पहचान नहीं सकी? जी नहीं। ओह, मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूं। स्मरण करो,
जमाना बीत गया जब से मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तुम्हें इसी मकान के बाग में गेंद से खेलते देखा है। मैं वही आदमी हूं, तुम्हें अवश्य याद होगा, जिसने एक बार ट्रेन की खिड़की पर से नमस्ते किया था। तब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी। और फिर बहुत दिनों के बाद जिस आदमी ने एक संतरा, एक छोटे, वह महिला जाने कैसी डरी हुई सी मेरी ओर देखती रही। 2 कदम पीछे हट गई। शायद उसने मुझे पागल या शराबी सोच लिया, पर फिर मेरे बूढ़े वय की शांत मूर्ति देखकर साहस पाकर बहुत कोमल स्वर से बोली, आपको भूल हुई है महाशय, हम लोग सिर्फ 1 साल से इस नीले मकान में हैं। मैं चकित हो गया। मैंने हकलाते हुए पूछा, तब क्या आप लोरीन नहीं हैं? लोरीन? आप किसके बारे में कह रहे हैं? मैं नहीं समझ पा रही हूं। हमारे घर में इस नाम का तो कोई भी नहीं है। मुझे लगा मानो मेरे चारों तरफ स्वप्न का वातावरण आ गया है। जब वह महिला जाने लगी तब मैंने कहा, क्षमा कीजिएगा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर देती जाइए। आप लोगों के आने के पहले इस मकान में कौन रहते थे? हम लोगों के आने के पहले एक बूढ़े सज्जन थे। वह चिर कुमार थे। 10 साल पहले उनकी मौत हुई है। महिला ने मुझसे बड़ी भड़कीली ढंग से नमस्ते करके फाटक के बाहर तक मुझे पहुंचाकर फाटक बंद कर दिया। मैं पूरा बेवकूफ बनकर ब्लेजीबा की गली में चल रहा था। इस आकस्मिक दुर्घटना के दुख से मेरा हृदय भारी हो गया था। नहीं, मुझे तलाश करके सब मालूम करना ही पड़ेगा। अवश्य ही कोई भारी भूल इसमें उलझी हुई है। खोज कर उसका पता लगाना ही है। मैंने स्टेशन मास्टर से पूछा। वे सज्जन कुछ नहीं जानते थे। वे स्टेशन पर नए आए थे, पर उन्होंने बताया कि इस गांव का सबसे बूढ़ा एक आदमी स्टेशन के पास नीले मकान के सामने रहता है। उससे पता मिल सकता है। बूढ़े ने याद करते हुए कहा, लोरीन? लोरीन? नहीं साहब, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। पर कोई 15-16 साल पहले उस बाग में एक महिला को देखा था, कुछ मोटी और कुछ काली। उसके साथ एक छोटा बच्चा और एक बड़ा कुत्ता था। तो वह कौन थी? अच्छा, एक बड़ा कुत्ता। एक बड़ा कुत्ता। वह तो दारोगा की औरत श्रीमती जिलेमा थी। उसका नाम तो लोरीन नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं तो उनके ही मकान में रहता था। दारोगा का नाम फ्रांसिस था। मैं तो पूरे जाहिल की तरह हो गया। अच्छा जनाब, जरा अच्छी तरह याद तो कीजिए। अच्छा, इसके पहले करीब 12 साल पहले एक युवती, बहुत गोरी, काफी लंबी, सिर के बाल गुलाबी फीते से बंधे रहते थे, और एक कुछ काला सा युवक। बहुत संभव है कि उस युवती से उसकी सगाई हुई थी। क्या इस नीले मकान में नहीं रहते थे? बूढ़ा सोचता रहा, बहुत देर तक सोचता रहा। अंत में बूढ़ी को बुलाया। बूढ़ी छोटी शक्ल की औरत थी, आंखें उज्जवल, जीवित सी, चतुर सा मुखड़ा। देखते ही लगता कि उसकी स्मरण शक्ति तेज है। बुढ़े ने उससे सब बातें कही। ओ, वो तो कुमारी स्टेफनी थी, ठेकेदार साहब की लड़की। वही तो कुछ लंबी सी थी, फीते से बाल बांध कर रखती थी। यह उसके सिवाय और कोई नहीं हो सकता। दीजो शहर के एक सौदागर से उसकी शादी हुई थी। बेचारी, उनकी शादी सुखद नहीं हुई थी। वे एक दूसरे से अलग हो गए हैं। वह लड़की अब क्या नाम है? सोम्ब्रानो शहर में अपने बाप के घर रहती है। बेचारी बड़ी दुखी है। मैंने जाने के लिए नमस्ते किया, और समय नहीं रहा। कुछ ही देर में ट्रेन छूटेगी। लोरीन, यह तो मेरा भ्रम नहीं है। मैंने उसे इतनी छोटी उम्र में देखा था।
उसका नाम सुना था। आज भी मानो उसे आंखों के सामने देख रहा हूं कि वह बसंत की तितली की तरह नाचती कूदती खेल रही है। यह सुनकर बूढ़ी कह उठी, ओह, यह बात पहले ही कह देते। आपने पहले एक अधेड़ औरत की बात पूछी, फिर पूछी एक जवान लड़की की बात, अब कह रहे हैं एक छोटी लड़की के बारे में। हाँ जी, वह तो मुझे अच्छी तरह याद है, लोरीन। हाँ, उसका नाम तो लोरीन ही था। उफ, यह क्या हाल की बात है। 40 साल बीत गए होंगे, आप उस सुंदर छोटी लड़की के बारे में पूछ रहे हैं। वह डॉक्टर साहब की लड़की थी, हम लोगों की रिश्तेदार। हाँ, बेचारी लड़की 10 साल की उम्र में मर गई। 10 साल की उम्र में? मेरे उसको देखने से कुछ ही हफ्तों के बाद वह मर गई, और मैं इन 40 सालों में उसका अनुसरण करता फिर रहा हूं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कितना अजीब है ना, कैसे एक मकान से हुआ एक इंसान का रिश्ता और किस अनजाने मोड़ पर खत्म हुआ। हमें जरूर लिखकर बताएं आपको कैसी लगी आज की कहानी hello@piyushagarwal.com पर। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सिल्का जी का, जिन्होंने अपने योगदान से हमारे पॉडकास्ट को सपोर्ट किया। अगर हमारी कहानियां आपके दिल को लुभा रही हो तो आप भी हमें योगदान कर सपोर्ट कर सकते हैं। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।